हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम प्रेप तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न और जो चैप्टर नंबर 4 है, और इसमें से भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1951 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम वो जो प्रश्न हैं वही देखने को मिलेंगे। कोई भी प्रश्न हो वो प्रीवियस ईयर वाला प्रश्न ही होगा। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था स्पेस पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि पर आधारित है। उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। 1960 के दशक से गेहूं व धान की उच्च पैदावार वाले बीजों के प्रयोग, उर्वरकों की अधिकता उपलब्धता और सिंचाई के इस्तेमाल से उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 24/8/21 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। इसकी स्थापना 1951 में की गई। सीएसओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तृतीयक क्षेत्र। यह प्रश्न में यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 24/8/21 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक तथा उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जीडीपी को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक, इसमें कृषि है, द्वितीयक इसमें उद्योग है, तथा तृतीयक इसमें सेवा क्षेत्र है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक क्षेत्र है। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोषण क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में गतिविधियों की सीधे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किया जाता है। कृषि, मत्स्य पालन, खनन, वानिकी, डेयरी आदि इस क्षेत्र के उदाहरण हैं। द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन, सूती कपड़ा, विद्युत उपकरण निर्माण आदि गतिविधियां आती हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसमें ट्रेन, बैंकिंग, बीमा आदि आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार अधिकांश संपत्ति की मालिक होती है और यह विभिन्न सरकारी सेवाओं प्रदान करने से संबंधित अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। मानव पूंजी में निवेश का आर्थिक विकास से सकारात्मक संबंध है। मानव पूंजी में निवेश से उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन भी तीव्र दर से बढ़ता है, अतः यह आर्थिक विकास का मूल स्रोत है। मानव पूंजी को नौकरी, प्रशिक्षण और शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कौशल प्रशिक्षण और स्वास्थ्य के रूप में वर्णित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी था, और इसमें ऑप्शन नंबर डी में क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी में था ये सभी 3, यानी शिक्षा भी, प्रशिक्षण भी और चिकित्सा देख रेख भी, ये सभी 3 इसका ऑप्शन नंबर डी था। अगला प्रश्न है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय द्वारा। आम बजट से एक दिन पहले लाया गया दस्तावेज भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण को वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह सर्वेक्षण पिछले 1 साल के दौरान देश के आर्थिक प्रदर्शन की विस्तृत रिपोर्ट है। आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है और केंद्रीय बजट की घोषणा से एक दिन पहले संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना से अब हम प्रश्न पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और पिछले किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रेलिंग प्लान लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। यह प्रश्न भी लेखपाल मेन एग्जाम 2022 में पूछा गया था। रोलिंग प्लान 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 1978 से 1980 लाया गया था। रोलिंग प्लान से तात्पर्य अनवरत योजना से होता है। इस धारणा का जन्मदाता गुन्नार मेडल को माना जाता है। इस योजना की शुरुआत तो वार्षिक
योजनाओं के माध्यम से होती है, परंतु आगे चलकर वार्षिक योजनाओं को दीर्घ अवधि योजनाओं का भाग बना दिया जाता है। इस प्रकार योजना अनवरत रूप से चलती रहती है। योजनाओं का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है और इसी आधार पर आगे की योजनाओं के नए उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। भारत की योजना निर्माण में इसे सर्वप्रथम जनता द्वारा अप्रैल 1978 में लागू किया गया था। पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 में चली थी। पांचवी 1974 से 1978, सातवीं 1985 से 1990 और नौवीं 1997 से 2002। अगला प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन एक प्रसिद्ध रूसी राजनेता थे जिनका कार्यकाल 1922 से 1953 तक रहा। भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। इन्होंने ही पहली बार 1925 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था। इनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य निम्न हैं। पंचवर्षीय योजना का निर्माण, कृषि क्षेत्र में सुधार, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य आदि। अगला प्रश्न है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक निर्धारित था। पंचवर्षीय योजना भारत की राष्ट्रीय योजना है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित और कार्यान्वित होती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य थीम तीव्र, अधिक समावेशी एवं सतत वृद्धि है। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कार्य कर रहा है जो भारत सरकार का थिंक टैंक है। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 में दिया गया। यद्यपि गरीबी निवारण संबंधी सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम 6ठी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। अगला टॉपिक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पीटी 24/8 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना रहती है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व से है। इन दोनों क्षेत्रों की भूमिका अर्थव्यवस्था में इस प्रकार निर्धारित की जाती है जिससे समाज के सभी वर्गों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था होना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति पाई जाती है, अर्थात दोनों में सह अस्तित्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना सही है। सार्वजनिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण ये भी सही है। संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना ये भी सही है। समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना ये भी सही है।
सार्वजनिक क्षेत्रों के कार्यों के संदर्भ में उपर्युक्त चारों का धन अर्थात सार्वजनिक उपयुक्त संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना व समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना सत्य है। सार्वजनिक निजी भागीदार पी पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनरीक्षण एवं परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केलकर। बुनियादी ढांचा विकास हेतु डॉक्टर बी केलकर की अध्यक्षता में सार्वजनिक निजी भागीदार पी मॉडल से संबंधित केलकर समिति की रिपोर्ट 28 दिसंबर 2015 को जारी की गई। अगला टॉपिक है हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन। यूपी ट्रिपल पीटी 24 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था और यूपी ट्रिपल मंडी परिषद 22/5/2022 में भी प्रश्न आया हुआ था। यही प्रश्न रिपीट होते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का समय दुग्ध उत्पादन से है, जिसकी शुरुआत 1970 ईस्वी में हुई थी। बलवंत राय मेहता का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पीली क्रांति। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है, जबकि श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति बागवानी से तथा पीली क्रांति तिलहनों के उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में मेक्सिको में विकसित नवीन उर्वरक प्रतिचारी गेहूं की बोनी प्रजातियों के प्रयोग से हुई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में गेहूं की कृषि से हुई, परंतु 1983 के बाद इसका प्रसार चावल की कृषि में हुआ। बाद में हरित क्रांति का प्रसार पूरे भारतवर्ष में हुआ, परंतु सर्वाधिक लाभ पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ही रहा। अगला प्रश्न, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, यानी उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज और दूसरा सिंचाई। भारत में 1966 से 1967 ईस्वी की नई कृषि नीति में उन्नत किस्म के बीजों को अपनाने, रासायनिक खादों के प्रयोग तथा बहुफसली कार्यक्रम के फलस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि को हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। हरित क्रांति के सूत्रपात का श्रेय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मेक्सिको के कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को है। भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं के उत्पादन पर पड़ा। इसके बाद धान एवं गन्ना का उत्पादन हरित क्रांति के फलस्वरूप पड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नीली कुक्कुट पालन। ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सुनहरी उद्यान जिस चलो एक्स्ट्रा फैक्टर में पढ़ते हैं। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। विभिन्न कृषि क्रांतियां इस प्रकार हैं। सुनहरी क्रांति उद्यान या फल उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। नीली मत्स्य, हरित अनाज, लाल टमाटर, ग्रे उर्वरक, रजत अंडा और पीली तिलहन उत्पादन से संबंधित है। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।